पागल खाने में एक ऐसा पागल भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशंग सिंह ने पूछा टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक हंसते हुए कहा, वो ना पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह का ये एक छोटा सा अंश है। मंटो की कई कहानियों पर प्रतिबंध लगा, कई पर अश्लीलता के मुकदमे भी चले। ठंडा गोश्त, बू, काली सलवार और खोल दो, कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के सफर के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, बहुत से जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। कैंप की ठंडी जमीन पर सुबह 10 बजे जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का उमड़ता समुद्र देखा तो उसकी सोचने समझने की ताकत और भी बूढ़ी हो गई। वो देर तक गगले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। कोई इसे देखता तो यह ख्याल करता कि किसी गहरी नींद में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होश हवास गायब थे, उसका सारा वजूद सिफर में लटका हुआ था। गगले आसमान को बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। सूरज की तेज रोशनी उसके वजूद की रग रग में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागम भाग, रात, गोलियां और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ। उसने पागलों की तरह इंसानों के समुद्र को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, लेकिन उसे कहीं से भी अपनी जवान एकलौती बच्ची का पता ना मिला। चारों तरफ एक तरह की धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई मां, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां अलग हुई थी। सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और मलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो कि वह सकीना को उठाकर ले गए थे? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। अरे उसे हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन वहां जितने भी इंसान फंसे हुए थे उन सबको हमदर्दी की जरूरत थी। उसने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद नहीं। आंसू न जाने कहां गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 रजाकार नौजवान थे जिनके पास लाठियां थी, बंदूकें भी थी। सिराजुद्दीन ने उन्हें लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी मां पर थी। यही कोई 17 के करीब है। अब बाल बड़े बड़े, बाल सियाह, आंखें बड़ी बड़ी, दाहिने गाल पे मोटा तिल है। फूल लाओ, मेरी एकलौती बच्ची है, ढूंढ लाओ। जान हथेली पर रखकर वो अमृतसर गए। कई मर्दों और बच्चों को निकाल निकाल कर उन्हें महफूज जगह पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना कहीं ना मिली। एक रोज इसी काम के लिए लॉरी में बैठकर अमृतसर जा रहे थे कि छर्रा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई। लॉरी की आवाज सुनकर वो बिदकी और भागना शुरू किया।
रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में जाकर उन्हें लड़की को पकड़ लिया, देखा तो बहुत खूबसूरत, दाहिने गाल पे मोटा तिल। एक लड़के ने उससे कहा, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो लड़की की दहशत दूर हुई और उसने कबूल किया कि वो सराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की, उसे दूध पिलाया, खाना खिलाया और लॉरी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया क्योंकि दुपट्टा ना होने की वजह से वो बड़ी उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों में अपने सीने को ढकने की कोशिश में लगी। कई दिन गुजर गए, सराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर नहीं। वो रोज अलग अलग कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता है, मगर उसे कहीं से भी अपनी जवान बेटी को पता नहीं चलता। रात को वो देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही उसे ढूंढ निकालेगा। एक रोज सराजुद्दीन ने उन लड़कों को कैंप में देखा, लॉरी में बैठे थे। लॉरी चलने ही वाली थी कि सराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। बेटा, मेरी सकीना का कुछ पता चला? सबने एक जवाब होकर कह दिया, अरे बाबा चल जाएगा, पता चल जाएगा, हाँ सबर रखो। और लॉरी चल दी। सराजुद्दीन ने एक बार फिर उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी। उसका जी किसी का शाम के करीब कैंप में जहां सराजुद्दीन बैठा था वहां कुछ गड़बड़ सी, 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे हैं। उसने मालूम किया तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं, सराजुद्दीन भी उनके पीछे हो गया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। अंदर कोई भी नहीं था। अंदर एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सराजुद्दीन छोटे छोटे कदम बढ़ाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। डॉक्टर जिसने रोशनी की थी उससे पूछा, क्या है? लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ दिल देखा तो सिराजुद्दीन चिल्लाया, सकीना! सकीना! डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से उसने अज़ारबंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर जिसने कमरे में रोशनी की थी वो सिर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। इनसाइड वीकेंड के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उनके साथ दुर्भाग्य था कि उन्होंने समय से 50 साल पहले ही वो कहानियाँ लिख दी थी, इसलिए बदनाम हुए। तो ऐसा नहीं है कि खाली अश्लील कहानियाँ, वो कलात्मक रूप से बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ हैं। ऐसा यानी उनको खाली ये इसलिए कि वेश्याओं के अड्डों के लेखक थे या इसी तरह के लोगों के साथ रहते थे, गलत बात है। उनको बदनाम किया गया।
وہ بہت بڑے کلاکار تھے.